गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स में बेसिक ग्राफ में आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे सर्कल का, इलिप्स का और हाइपरबोला का। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्कल होता क्या है। व्हाट इज सर्कल, है ना। सर्कल हम लोग किसको कहेंगे, मैंने पहले ही बताया था। सर्कल एक ऐसा पाथ होता है जिसका डिस्टेंस किसी पॉइंट से हमेशा फिक्स रहता है और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। यानी कि सर्कल एक ऐसा पाथ है जिस पाथ का एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस रहेगा हमेशा क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप के पाथ को यानी कि लोकस, ऐसा लोकस, लोकस का मतलब ही पाथ होता है, यानी कि लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन अ प्लेन, किसी प्लेन में, है ना। क्योंकि ये ऐसा जो डेफिनेशन है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये स्फीयर पे भी लागू हो जाता है। कि सपोज करो कि आपने एक ऐसा स्फीयर ले लिया, आप स्फीयर में सेंटर पे हो, तो सेंटर से स्फीयर पे आप कहीं पे भी डिस्टेंस निकालोगे तो कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब कि जब हम लोग अगर ये बात बोलेंगे कि लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये स्फीयर के भी अप्लाई हो जाता है, सर्कल के लिए भी अप्लाई हो जाता है। तो सर्कल के लिए स्पेशली उसमें कुछ थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, यानी कि लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन अ प्लेन, एक प्लेन में, तो उस लोकस को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। सर्कल यानी कि एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, स्फीयर क्या है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, और जो सर्कल होगा किसी एक प्लेन में होगा, तो उसी डेफिनेशन में हम लोग बस प्लेन इंक्लूड कर देंगे तो सर्कल हो जाएगा, तो उसको सर्कल कहते हैं। और वो जो फिक्स पॉइंट है जहां से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आता है, उस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहा जाता है, और जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये तो सर्कल का एक बेसिक डेफिनेशन है। तो सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब कि देखिए कि ये जो सर्कल हमने लिखा है स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो सेंटर आया ये 0,0 सेंटर है, और जो रेडियस है वो किसके बराबर है, वो आर के बराबर है। मतलब कि अगर हम लोग के पास कुछ इस टाइप में इक्वेशन है तो समझिए कि वो सर्कल का इक्वेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस, अगर ऐसा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, है ना, तो इसका मतलब कि हम सर्कल की बात कर रहे हैं जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस इसका 4 है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। ये एक्स एक्सिस मान लिया और ये वाई एक्सिस, और ये एक्स डैश और ये सपोज करो कि वाई डैश। तो इसका सेंटर क्या होगा, 0,0 सेंटर होगा, और डिस्टेंस क्या होगा, आर के बराबर होगा, यानी कि कहीं से भी इसका डिस्टेंस निकालेंगे वो रेडियस आर होगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीच में प्लस ही होना चाहिए, और ये आर स्क्वायर, और ये हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि जब दो स्क्वायर है यानी कि दो पॉजिटिव है और दो पॉजिटिव को ऐड कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव नंबर ही मिलना चाहिए। अगर इस टाइप में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू √6 का स्क्वायर। तो ये भी एक सर्कल ही है जिसमें रेडियस कितना है, √6 है। रेडियस 6 मत समझ लीजिएगा, आर का स्क्वायर करना पड़ता है, तो 6 का √6 का स्क्वायर करेंगे तो रेडियस इसका 6 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मान लो ऐसे दिया हुआ है 25, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5 स्क्वायर। तो ये भी इस फॉर्म में आ गया, यानी कि ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस कितना है, 5 है। इतना ध्यान में रखेंगे हम लोग, है ना। तो ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसमें और भी कुछ इसके फॉर्म्स आएंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज करके हम लोग कुछ और भी अगर इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसा आया x माइनस x1 स्क्वायर x0 स्क्वायर प्लस y माइनस y0 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी सर्कल ही है, ये भी क्या है,
ये सर्कल ही है, लेकिन जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे जो सेंटर आ रहा था ये 0,0 आ रहा था। अब यहाँ पे जो सेंटर आएगा वो कितना आ जाएगा, x0, y0 आ जाएगा सेंटर, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा r के बराबर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐसे लिख दिया x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है, इसका मतलब पता चल रहा है कि ये एक सर्कल है, ये इस फॉर्म में है ना, ये इस फॉर्म में है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर है 2,1 पे, माइनस x0 माइनस y0, तो सेंटर कितना है x0 y0, और रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 3। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे अप्रोक्सीमेटली तो कुछ ऐसे लिखेंगे x और y, सेंटर कितना है x में 2 एंड y में 1, यानी कि सपोज करो कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि मान लीजिए ये x में 2 है और y में 1 है, यानी 2,1, ये आ गया सेंटर। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रेडियस, 3 रेडियस का हम लोग ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देंगे, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा सर्कल बन के, सॉरी ये सेंटर आ गया ना, ये सेंटर आ गया। हम लोग यहाँ से फिर क्या करेंगे, 3 का हम लोग ऐसे एक सर्कल, यानी कि 3 रेडियस का, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक 3 रेडियस का सर्कल लेकर के ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यानी कि ऐसे हमने ड्रॉ किया, और ये सेंटर हो गया मान लेते हैं इसको, और ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, हर जगह से 3 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे आता है तो वो सर्कल का इक्वेशन है। इसमें थोड़ा और भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। देखिए अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि x प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो ये भी क्या है, ये भी सर्कल ही है, ये भी क्या है, सर्कल ही है। कैसे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका सेंटर कहाँ पे आया, सेंटर आया -2 है ना, सेंटर आया -2 और कितना 0, यानी कि इसका सेंटर -2,0 पे है, और रेडियस कितना है, रेडियस है 4। तो इसका जब हम लोग ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, सेंटर कहाँ पे, x में -2 पे, x में -2 पे और y में 0 पे, यानी कि ये हो गया इसका सेंटर, और रेडियस कितना है 4 का। तो अब 4 यूनिट का रेडियस लेकर के हम लोग सर्कल ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो भी सर्कल आएगा वो सब कितने डिस्टेंस पे आएगा, सब 4 यूनिट पे ही आएगा। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, इसको x एक्सिस लेते हैं, इसको y एक्सिस, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, और उसी में फिर हम लोग ऑरिजिन शिफ्ट करा करके कुछ इसको मॉडिफाई कर लेते हैं ऐसे, x माइनस x0 स्क्वायर y माइनस y0 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो सेंटर हो जाएगा x0 y0, रेडियस हो जाएगा r। तो इसका हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगा, हालांकि इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है सर्कल कोऑर्डिनेट में, मैं बस एक बेसिक डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, ताकि अगर कहीं पे भी इस तरीके का इक्वेशन आ जाए, है ना, कहीं पे भी इस तरीके का इक्वेशन आ जाए तो आप समझ लो कि वो सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं ग्राफ में इलिप्स का, इलिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इलिप्स क्या होता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, है कि नहीं, जिसमें सर्कल तो एक अलग से केस है। इन सब को हमने क्या बोला था, इन सब को हमने बोला था कि ये सब क्या है, कोनिक सेक्शन है, ये सब कोनिक सेक्शन है। पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन बोलते हैं। क्यों कोनिक सेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये सब कोन को अलग अलग तरीके से कट करने के बाद वो सेक्शन तैयार होता है। जैसे कि पहले भी बताया था मैंने कि मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई कोन है, ठीक, या फिर ऐसे कोई कोन लेते हैं। अब मान लो कि हमने एक प्लेन लाया, हम उस प्लेन से इसको ऐसे कट किए, मान लीजिए कि राइट सर्कुलर कोन है, हमने प्लेन से इसको ऐसा कट किया कि वो जो प्लेन है, वो जो बेस है एरिया, इसके पैरेलल रहेगा। तो जब कट कर देंगे ऐसे, तो जो अपने पास सेक्शन तैयार होगा वो कैसा सेक्शन तैयार होगा, सर्कल का तैयार होगा। जैसे कि ये भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सपोज कीजिए आपके पास गाजर है, आप गाजर को बिल्कुल
इस तरीके से कट कर रहे हैं, तो जो सेक्शन तैयार होगा वो कैसा सेक्शन तैयार होगा, है ना, सर्कल का सेक्शन तैयार होगा। तो ये भी एक कोनिक सेक्शन है। पैराबोला था, उसी तरीके से मैंने बताया था कि अगर हम एक प्लेन को लाते हैं, और प्लेन किस तरीके से लाया कि जो प्लेन है, ये जो लेटरल है ना, लेटरल सरफेस, प्लेन से हम ऐसे कट करते हैं कि वो प्लेन इस लेटरल सरफेस के पैरेलल हो। तो जो ऐसे हम लोग काटेंगे तो जो सेक्शन तैयार होगा वो पैराबोला कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इलिप्स कैसे तैयार होता है कि अगर हम अभी देखिए प्लेन को हमने बेस के पैरेलल रख के काटा तो सेक्शन तैयार हुआ, वो कैसा तैयार हुआ, सर्कल हुआ। अगर उसी प्लेन को हम थोड़ा ऐसे टिल्ट कर दें, लेकिन स्लैंट के पैरेलल नहीं रखना है, मतलब कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ऐसे राइट सर्कुलर कोन है, हम इस राइट सर्कुलर कोन को प्लेन से कट करेंगे, और वो प्लेन कैसा होना चाहिए, बेस के पैरेलल नहीं होना चाहिए और स्लैंट के पैरेलल नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे टिल्टेड होना चाहिए। अगर ये ऐसे टिल्टेड है तो ना ही बेस के पैरेलल है और ना ही स्लैंट के पैरेलल है। और अगर हम प्लेन ऐसा ला देंगे तो क्या होगा, बेस के तो पैरेलल नहीं है लेकिन स्लैंट के तो पैरेलल है, और इस तरीके से कट करेंगे तो जब स्लैंट के पैरेलल रह जाता है प्लेन और कट करते हैं तो क्या मिल जाता है, पैराबोला मिल जाता है। लेकिन अगर हम प्लेन्स को ऐसा रखते हैं कि वो बेस के पैरेलल ना ही है और ना ही स्लैंट के पैरेलल, कुछ ऐसे तिरछा टाइप में, तो जब ऐसे कट करेंगे तो कुछ इस टाइप का सेक्शन तैयार होगा। तो यानी देखोगे तो कुछ इस टाइप का सेक्शन मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो इलिप्स कहलाएगा। इसी तरीके से हाइपरबोला क्या होता है कि हाइपरबोला में ऐसे अपने को डबल कोन चाहिए। मान लीजिए अपने पास ऐसे डबल कोन है, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे डबल कोन आ गया, राइट सर्कुलर कोन। अब हम एक प्लेन को लिए, कैसा प्लेन ऐसे ले रहे हैं, हम प्लेन को ऐसे कट करेंगे, किसके, ये जो अपना एक्सिस है ना, ये बिल्कुल इसको एक्सिस से, हम इसको एक्सिस से ऐसे कट करेंगे तो दोनों तरफ से कटेगा, तो जो सेक्शन मिलेगा कैसा मिलेगा, एक ऊपर में सेक्शन मिलेगा, एक नीचे में सेक्शन मिलेगा। तो वो जो सेक्शन आएगा वो किस टाइप में आएगा, हाइपरबोला में आएगा। ये आप लोग को डिटेल में पढ़ना है, बस अभी इसका जान लीजिए कि कैसे तैयार होता है। तो यानी कि ऑल दीज आर क्या, कोनिक सेक्शन, ये सब कोनिक सेक्शन ही है। ये एक चैप्टर ही आप लोग को अलग से कोनिक सेक्शन क्या पढ़ना है। बस हम लोग इसका भी बेसिक ग्राफ देख लेते हैं ताकि हमें आगे जरूरत पड़ेगा तो उस चीज को हम लोग अप्लाई कर सकें। तो ये जो कोनिक सेक्शन है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, इसको कोनिक सेक्शन कहते हैं। और कोनिक सेक्शन का मैंने आपको एक जनरल डेफिनेशन बताया था। जनरल डेफिनेशन जो मैंने बताया था आपको, जनरल डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, याद कीजिए क्या था। इसका जनरल डेफिनेशन बताया था कि कोई पाथ इस तरीके से मूव कर रहा है, कोई पाथ इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसका जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई पाथ है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि इस पाथ का एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस निकाला गया और एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकाला गया। मान लो कि ये कोई पाथ है, ठीक है, ये कोई पाथ है और हम इस पाथ का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और सच दैट कि PS/PM जो आ रहा है ये क्या रहा है, कांस्टेंट। Locus of a path such that its distance from a fixed point, ratio of its distance from a fixed point to a fixed line is always constant, then that locus of path is a conic section. ये डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है कि कोई पाथ इस तरीके से है। सपोज करो कि तुमने क्या किया कि मान लो कि हमने इस बोर्ड पे एक ऐसा कोई एक पाथ ट्रेस कर दिया, एक पाथ ले लिया और एक फिक्स लाइन ले लिए और एक फिक्स पॉइंट ले लिए। अब हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो पाथ है, ये पाथ ऐसा आ गया है कि जब भी हम इस पाथ का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं, जब भी इस पाथ का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं और जो दोनों का रेशियो लेते हैं, तो दोनों का रेशियो हमेशा क्या आ जा रहा है, कांस्टेंट आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये पाथ क्या होगा, कोई कोनिक सेक्शन का पाथ होगा। दिस इज द जनरल डेफिनेशन, लोकस ऑफ ए पाथ सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन दैट लोकस इज अ कोनिक सेक्शन। ये अगर कांस्टेंट आ रहा है तो कोनिक सेक्शन आ रहा है। एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये पहले भी मैंने आपको बताया है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
कोनिक सेक्शन बोलेंगे, है ना। तो इलिप्स के लिए क्या होता है, पैराबोला के लिए क्या होता है, फॉर पैराबोला, एक जनरल डेफिनेशन लिख करके मैं इसको लिख देता हूं। व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, लोकस ऑफ ए पाथ या लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट रेशियो of its distance from a fixed point to a fixed line is always constant, always क्या, constant। तो that locus is called conic section, यानी कि कुछ इस तरीके से कि ये फिक्स पॉइंट ले लिया, ये फिक्स्ड पॉइंट ले लिया और ये कोई फिक्स्ड लाइन ले लिया, और कोई पाथ है कि इस पाथ का कभी भी हम लोग इससे डिस्टेंस निकालते हैं, पॉइंट मान लो P ले लिया, इससे जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसको PS दिखा रहे हैं, और इससे जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो PM दिखा रहे हैं। तो ये जो PS बाई PM आ गया, ये अगर कांस्टेंट आया तो हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, कोनिक सेक्शन बोलेंगे, है ना। तो होता क्या है कि फॉर पैराबोला के लिए ये जो PS बाई PM होता है ये 1 हो जाता है। अगर PS बाई PM 1 हो रहा है तो समझिए कि वो जो लोकस है वो पैराबोला का लोकस है, और मैंने आपको पैराबोला का इक्वेशन बताया भी है। फॉर इलिप्स क्या होता है, इलिप्स PS बाई PM इज लेस देन 1। इलिप्स का जो PS बाई PM आएगा वो एक कांस्टेंट ही आएगा, लेकिन वो लेस देन 1 आ गया, जैसे कि 0.5 आ गया, 0.6 आ गया, लेस देन 1 है तो समझे कि वो इलिप्स का है। और इफ फॉर हाइपरबोला PS बाई PM इज ग्रेटर देन 1, PS बाई PM क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। और इसी फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है, और इसी फिक्स लाइन को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। फिक्स पॉइंट को फोकस बोला जाता है और फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है, यानी कि लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। अगर ये कांस्टेंट हमेशा 1 आ रहा है तो वो पैराबोला है, अगर ये कांस्टेंट लेस देन 1 आ रहा है तो इलिप्स है, अगर ये कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो समझिए कि वो क्या है, वो हाइपरबोला है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हुआ। और ये जो PS बाई PM कांस्टेंट आ रहा है रेशियो, इसी रेशियो का दूसरा भी नाम है दैट इज इसेंट्रिसिटी, इसी को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। रेशियो ऑफ PS बाई PM इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल e, ये स्मॉल e। अब देखिए इसको रिप्रेजेंटेशन स्मॉल e से बोलते हैं। अब यहाँ पे ये e एक्सपोनेंशियल वाला e नहीं है, इलेक्ट्रॉन वाला ई नहीं है, ये बस एक रिप्रेजेंट किया गया है ई से। अगर तुम कहीं पे भी जनरल लाइफ में कहीं पे भी तुम ई देखोगे तो उसको क्या तुम एक्सपोनेंशियल और उसको इलेक्ट्रॉन मान लेगा, वो ई कुछ और भी हो सकता है, किसी चीज को दर्शाया गया है। तो इसेंट्रिसिटी है यहाँ पे ई का मतलब, इसको ऐसा चार्ज मत समझ लेना और इसको एक्सपोनेंशियल वाला जो नंबर है 2.73 वो मत समझ लेना, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। इसी रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहा जाता है ना। एंड फॉर पैराबोला इसेंट्रिसिटी इज 1 and for ellipse eccentricity is less than 1 and for hyperbola eccentricity is greater than 1। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो PS by PM का रेशियो है that is called eccentricity। for parabola eccentricity is 1, for ellipse eccentricity is less than 1 and for hyperbola eccentricity is greater than 1 and for circle इसेंट्रिसिटी इज 0। सर्कल का इसेंट्रिसिटी 0 होता है, यानी कि सर्कल में PS बाई PM क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और पैराबोला में PS बाई PM 1 हो जाएगा, इलिप्स में लेस देन 1 हो जाएगा, इसमें ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इतना आप ध्यान में रखिए इसको इसेंट्रिसिटी। तो ये एक जनरल है। तो हमने पैराबोला और इलिप्स देख लिया है। अब जरा पैराबोला और सर्कल का इक्वेशन देखा है, अभी हम लोग इलिप्स का इक्वेशन देखते हैं, जनरल इक्वेशन, और इसका ग्राफ देखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे, हालांकि
देखिए जो इलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, इनके इक्वेशन और भी बहुत तरीके से लिखे जाते हैं, है ना, और भी बहुत सारे तरीके से लिखे जाते हैं। बस हम लोग यहाँ पे उनका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देख रहे हैं, और उसका अभी अभी फिलहाल हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन का ही जरूरत है। जब मैथमेटिक्स में हम लोग डीप में जाएंगे तो वहां पे जनरल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप इसको ध्यान में रखेंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अगर सपोज करो कि तुम्हें ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, मान लो कि तुमको कुछ ऐसा इक्वेशन मिल गया, तो समझिए कि ये एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 ये किसी इलिप्स का इक्वेशन है। सपोज करो कि तुमको कभी काम कर रहे हो ऐसे, तुमको कुछ इस टाइप का इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 15 इक्वल टू 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या है? ये एक्स स्क्वायर बाई रूट 10 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई रूट 15 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो ये किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है। कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी हमेशा एक इंटीग्रल नंबर होगा, फ्रैक्शन भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस फॉर्म में आ रहा है, तो यानी ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ दो टाइप में बनेगा। केस वन, अगर a ग्रेटर देन b है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा, है ना। इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनता है इस चीज के लिए, a ग्रेटर देन b के लिए कुछ ऐसे, और ये हो जाएगा इसका सेंटर, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, इसका सेंटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका सेंटर? इसका सेंटर होगा दैट इज 0,0, सेंटर 0,0 होगा, और ये वाला होगा सेंटर से ये वाला पॉइंट आएगा a डिस्टेंस पे, और ये वाला आएगा a डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस कितना होगा? a का, ये भी डिस्टेंस कितना होगा? a का, ये डिस्टेंस भी कितना होगा? b का, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा? b का। चलेगा? तो अब जरा देखिए कि अगर हम लोग a ग्रेटर देन b के लिए निकाल रहे हैं, और इसका जो सेंटर आया वो सेंटर आया 0,0, और यहाँ पे a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये वाला x में सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा? a डिस्टेंस पे होगा। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? a,0, क्योंकि ये a डिस्टेंस होना चाहिए। उसी तरीके से ये वाला भी a डिस्टेंस होना चाहिए, तो इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -a,0 कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेट ये b डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो ये 0,b कोऑर्डिनेट आना चाहिए, और ये 0,-b कोऑर्डिनेट आना चाहिए। जब इस तरीके से है तो, और ये क्या होता है कि सिमेट्रिकल होता है, ये फिगर ये चारों पार्ट एक जैसा होगा, है ना। ये हम लोग का इलिप्स कहलाएगा। तो इसको हम लोग सेंटर कहेंगे, ठीक। और अगर a ग्रेटर देन b है ना, a ग्रेटर देन b है, तो जरा देखिए हमारे पास ये एक एक्सिस आया और ये एक एक्सिस आया। हम इसको ऐसे ले लेते हैं a डैश, इसको b डैश, ठीक, a ग्रेटर देन b के लिए। तो ये a डैश, a ग्रेटर देन b है, तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा आएगा एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, तो जो बड़ा वाला एक्सिस है ये a डैश, ये कहलाएगा मेजर एक्सिस, एंड b डैश ये कहलाएगा माइनर एक्सिस। a डैश क्या बोलेंगे हम लोग? मेजर एक्सिस। b डैश हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस। कब? जब a ग्रेटर देन b है, तो ये जो इक्वेशन आया, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आया इलिप्स का, इसका सेंटर कितना होगा? 0,0 का। और जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है? ये a माइनस a, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 2a का। मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है? a, मतलब कि अगर यहाँ पे a स्क्वायर है तो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा? 2a। कब? जब a ग्रेटर देन b है। तो माइनर एक्सिस का लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 2b का। माइनर एक्सिस का लेंथ है कितने? 2b का। तो ये हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का। ऐसे हम लोग को फिलहाल इतना ध्यान में रखना है, चलेगा? ओके, अब केस 2 देख लेते हैं। अगर हमने केस 2 ले लिया इसमें कि 0,0 इसका सेंटर है। केस 2
जब b ग्रेटर देन a है, अगर ये b a से बड़ा हो गया तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ऑब्वियसली ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये कितना 0,0, ये वाला डिस्टेंस a, ये वाला डिस्टेंस भी a, ये वाला डिस्टेंस भी b और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो अगर कोऑर्डिनेट हम लोग इसका लगाएंगे तो वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। जैसे कि देखो ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये अगर 0,0 है तो x में कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, एक a पे, तो यानी ये a,0 हो जाएगा, ये -a,0 हो जाएगा, ये 0,b और ये 0,-b, सब कुछ सेम ही रहता है, बस b बड़ा है तो इधर बड़ा बनेगा, इधर क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो अब यहाँ पे जरा देखो, ये बड़ा हो गया ना x, अगर b बड़ा है तो ये वाला लेंथ बड़ा होगा। यहाँ पे भी दो एक्सिस है, एक ये वाला एक्सिस और एक ये वाला एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग जो मेजर एक्सिस है, वो मेजर एक्सिस कौन सा हो जाएगा, b डैश हो जाएगा, मेजर एक्सिस हो जाएगा b डैश, और माइनर एक्सिस हो जाएगा कौन सा, जो बड़ा एक्सिस है उसको मेजर कहा जाता है, माइनर एक्सिस हो जाएगा a डैश। तो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा 2b, और इधर से माइनर एक्सिस का लेंथ कितना आ जाएगा, 2a। मतलब कि अगर इस तरीके से इक्वेशन है तो जो बड़ा होगा उसको मेजर एक्सिस लेंगे, और इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप में ग्राफ बनता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, x² 9 प्लस y² 4 = 1, यानी ये x² 3² प्लस y² 2² = 1, यानी ये क्या है, इलिप्स है, और इस इलिप्स का सेंटर कहाँ है, 0,0 है। इस इलिप्स का सेंटर 0,0 है, कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि पूरा सिमेट्रिकल होता है, चारों पार्ट एक जैसा रहेगा। और अब 0,0 हो गया, इसका वैल्यू कितना है, 3, यानी कि ये वाला 0,0 से 3 आगे तो कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 3,0 आ जाएगा। ये वाला 3 पीछे है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -3,0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 है ना, यहाँ से 2 ऊपर यानी 0,2, यहाँ से 2 नीचे यानी 0, कितना -2, ये कुछ इसका ग्राफ बन जाएगा। अभी मेजर एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि a बड़ा है तो ये वाला मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा ये, और मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा, इधर से 3 इधर से 3, मेजर एक्सिस का लेंथ 6 हो जाएगा, माइनर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा, इधर से 2 इधर से 2, कितना 4 हो जाएगा माइनर एक्सिस का लेंथ। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक, अब इसी में कुछ और मॉडिफिकेशन अपने पास आ सकता है। जैसे देखिए, अगर आपको इस टाइप में आ गया x - x0² a² प्लस y - y0² b² = 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये भी इलिप्स ही है, ये भी इलिप्स है, लेकिन इसका जो सेंटर आया वो सेंटर कहाँ पे आ गया, x0, y0 पे सेंटर आ गया। अगर x0 y0 नहीं था तो सेंटर कितने पे था, 0,0 था। तो यानी कि जो पहले ग्राफ बन रहा था बिल्कुल उसी के जैसा ग्राफ बनेगा, लेकिन सेंटर 0,0 पे नहीं है, कहाँ पे है, x0, y0 पे है। मतलब कि कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए ये x0 है और ये y0 है ना, ये x0 ले लिया और ये y0 ले लिया, ऐसे। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो इस सेंटर पे ऐसे बनेगा, यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे इलिप्टिकल। ठीक है, इसको अंडा शेप का मत समझ लेना, ये इलिप्टिकल है। जो एग होता है वो इलिप्टिकल शेप का नहीं रहता है, एक तरफ कम रहता है एक तरफ ज्यादा रहता है, वो एग एक अलग ही शेप है, कुछ इस टाइप में बन जाएगा। ये सेंटर कितना हो जाएगा इसका, x0, y0 पे। यहाँ से ये डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस a के बराबर होना चाहिए, और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, a के बराबर, ये डिस्टेंस b के बराबर, ये डिस्टेंस b के बराबर। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोल दिया x - 1² / 4² प्लस y - 2² अपॉन 3² = 1। तो ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, यानी ये किसका इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है। तो इसका इलिप्स का इक्वेशन है, तो इसका डायग्राम निकालते हैं। तो जब हम लोग डायग्राम निकालेंगे तो सेंटर कहाँ पे जाएगा बताइए, 1,
2 पे, यानी इसका जो सेंटर है वो x में 1 है और y में कितना है 2 है। सपोज करो कि हमने ले लिया है ये 1,2, ये इसका सेंटर है, चलेगा। अब जो ये कुछ इस टाइप में बनेगा, यहाँ से इलिप्स बनेगा ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसका जो हम लोग अभी इलिप्स बना रहे हैं थोड़ा गलत हुआ है कि ये हमने इस तरीके से लिया, मान लीजिए ये x में 1 है और ये y में 2 है, तो इसका जो आएगा सेंटर अभी वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सेंटर आ जाएगा इस इलिप्स का, चलेगा। अभी एक यहाँ देखिए, एक चीज और देखिए कि हम लोग जो ऐसे इलिप्स बना रहे हैं ना, तो इसको वर्टेक्स बोलेंगे, इसको भी वर्टेक्स बोलेंगे, इसको भी वर्टेक्स बोलेंगे और इसको भी वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। यानी ये सेंटर होगा, इन चारों को हम लोग वर्टेक्स बोल देंगे, ठीक। तो यानी कि ये सेंटर आ गया और इसके 4 वर्टेक्स होंगे, है कि नहीं। तो ये देखो, ये 4 है, ये 3 है, तो इधर वाला वर्टेक्स कितना आएगा, यहाँ से 4 पे, क्योंकि ये 4 है ना, तो यानी कि यहाँ से 4 पे, तो ये तो पहले से 1 है, तो यहाँ से आगे 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि एक वर्टेक्स कहाँ पे आएगा 5 पे आ जाएगा, यहाँ से x = 5 पे, यही ना। और एक वर्टेक्स इसके पीछे 4 आएगा। देखिए सेंटर से जो a डिस्टेंस पे रहता है वर्टेक्स, जो वर्टेक्स आएगा वो सेंटर से a डिस्टेंस पे रहेगा और b डिस्टेंस पे रहेगा, हॉरिजॉन्टल में a पे और वर्टिकल में b पे। तो यानी कि जो 4 वर्टेक्स आया ये सेंटर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए, a के बराबर, और ये b और ये b के बराबर। तो सेंटर आ गया 1,0 पे। अब अगला जो वर्टेक्स आएगा यहाँ से कितने डिस्टेंस पे आना चाहिए, 4 पे आना चाहिए। तो ये 1 है, तो 1 के आगे 4 जाएंगे तो कहाँ 5 पे पहुंचेगा ना, यानी x में 5 पे रहेगा। और फिर यहाँ से 4 पीछे जाएंगे तो 1 यहाँ पे है, 4 पीछे जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, -3 पे चले जाएंगे, है कि नहीं। यानी कि ऐसे -3 पे चले जाएंगे यहाँ पे। उसी तरीके से अब वर्टिकल वाला वर्टेक्स निकालते हैं, ठीक। एक वर्टेक्स कहाँ से आएगा, यहाँ से 3 पे, तो ये 2 है, यहाँ से 3 पे जाएंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, ये 2 है ऑलरेडी, और यहाँ से 3 ऊपर जाएंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 5 पे पहुंच जाएंगे। और ये 2 है, 3 नीचे आएंगे, तो ये 2 है, 3 नीचे आएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, -1 पे पहुंच जाएंगे, है कि नहीं, 0,-1, यानी कि ऐसे -1 पे। तो यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ ऐसे वर्टेक्स मिल गया और ये सेंटर मिल गया, तो जो अपना इलिप्स आएगा कुछ ऐसा इलिप्स आ जाएगा इसके हिसाब से। बस ऐसे ही ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो बस हम लोग को शिफ्ट करा लेना है। अगर प्लस में रहा तो जैसे कि देखिए x + 2² / 4² प्लस y - 1² / 3², ऐसे लिखते हैं। तो इसका सेंटर कहाँ पे आता बताइए, इसका सेंटर कितना पे आता है, -2,1 पे आ जाता है, यानी कि -2,1 पे आ जाएगा ग्राफ, और उसके हिसाब से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास इस टाइप का अगर इक्वेशन आ रहा है तो आप समझिए कि वो इलिप्स का इक्वेशन है ना। तो कभी भी आपको हो सके जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे डायरेक्ट ना दिया रहे, वो इनडायरेक्ट दिया रहेगा अलग तरीके से, और जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो इलिप्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। अब सपोज करो कि आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, 3x² + 4y², ओके, दिस इज इक्वल टू सपोज करो दे दिया 24। अब जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x² हम 24 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो 3x² / 24 प्लस 4y² / 24 इक्वल टू 1 आ गया। 3 × 8 = 24, 8 आ गया, प्लस 4 × 24, ये 1 आ गया, यानी कि दैट इज x² / √8² प्लस y² / √6² इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया, इलिप्स आ गया। मतलब ये किस चीज का इक्वेशन है, ये इलिप्स का ही इक्वेशन है, लेकिन अलग तरीके से लिखा हुआ है, हमने इसको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक, ओके। तो इन सब चीजों का आपको जरूरत पड़ेगा आगे चल के, तो आप लोग को ऐसे इक्वेशन देख करके बताना पड़ेगा कि किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है या इलिप्स का इक्वेशन। अगर ऐसे लिखा हुआ है x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू, या फिर ऐसे a² इक्वल टू 1, तो देखिए ये इलिप्स का इक्वेशन नहीं है, ये सर्कल का इक्वेशन है। जब a और b बराबर हो जाता है तो वो सर्कल बन जाता है ना। x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1 है, तो इफ a इक्वल टू b, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर्कल। कैसे देखो, हमने ऐसे लिख दिया, तो ये x² + y²
बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। तो ये किसका इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन होता है किसका, सर्कल का, है ना। ये सर्कल का इक्वेशन है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अगर सपोज करो किसी ने ऐसे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो इसको सर्कल मत समझ लेना। क्यों, क्योंकि सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए, दोनों का कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का 1 है, नहीं है ये सर्कल। सेम कोफिशिएंट रहेगा तो सर्कल बोल सकते थे, ठीक। ये नहीं है सर्कल का इक्वेशन। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो दोनों तरफ 2 स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर और ये y स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इधर से ये 2 स्क्वायर एक कैंसिल होकर के x स्क्वायर बाई 2 बचेगा, ये x स्क्वायर बाई 2 बचेगा और ये y स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बचेगा 1, यानी कि दैट इज ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई रूट 2 स्क्वायर y स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये किसका इक्वेशन आ गया, ये इलिप्स का इक्वेशन आ गया। तो आपको इलिप्स का इक्वेशन अलग फॉर्म में भी दिया जा सकता है। अगर इस फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो आप समझिए कि वो क्या है, इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है दैट इज इक्वल टू लाइक दिस, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए प्लस रहता है तो वो बन जाता है इलिप्स, लेकिन अगर बीच में माइनस आ गया तो क्या बन गया, हाइपरबोला बन गया, है ना। तो इसका जो हाइपरबोला आएगा, इसका हम लोग सेंटर ले लेंगे 0,0, हम लोग इसका सेंटर 0,0 लेंगे और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, सेंटर कहाँ पे 0,0 पे। इसके दो वर्टेक्स होंगे, एक इधर और एक इधर। तो ये वाला जो वर्टेक्स होगा एक्स में, वो सेंटर से ए डिस्टेंस पे होगा, सेंटर से ए डिस्टेंस पे होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a,0। और जो पीछे वाला वर्टेक्स आएगा, है ना, देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, तो माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है। तो ये जब बीच में y के साथ माइनस रहे तो ऐसे खुलेगा, y के साथ अगर माइनस में रहे तो इस तरीके से खुलेगा। और वर्टेक्स, ये दोनों वर्टेक्स कहलाएगा और इसका सेंटर कहाँ पे है 0,0 है। तो जो वर्टेक्स होगा वो सेंटर से a डिस्टेंस पे रहेगा, तो यहाँ से a डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट a,0 और यहाँ से a डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट कितना -a,0। ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। ये हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर इस तरीके से रहा तो -a² बाई वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1, इस तरीके से आया। तो जो इसका ग्राफ बनेगा, ये देखिए ये x के साथ माइनस में है ना, तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे। सेंटर कितना आएगा इसका, सेंटर आएगा इसका 0,0 और ये वर्टेक्स हो जाएगा। वर्टेक्स कहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो जो इसका वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स वो सेंटर से b डिस्टेंस पे, y में आ रहा है तो y में b डिस्टेंस पे, तो y में b डिस्टेंस पे कितना आएगा, एक 0,b आ जाएगा और कितना आ जाएगा 0,-b, कुछ इस टाइप में ग्राफ बनेगा, यानी कि डबल पैराबोला समझिए इसको आप। ये भी अगर सिंगल लिया तो ये पैराबोला ही है, डबल लिया तो हाइपरबोला है, तो डबल पैराबोला टाइप में समझिए। इस टाइप में इक्वेशन आएगा इसका, स्टैंडर्ड इक्वेशन का। ये हमारा सेंटर और ऐसा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला का है। अब इसी को हम लोग थोड़ा और देखते हैं, जैसे एग्जांपल कर लेते हैं एक दो। अगर सपोज कीजिए आपके पास ऐसे, मान लो ऐसा आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, तो यानी ये क्या है, ये हाइपरबोला है। तो ये हाइपरबोला है, तो इसका ग्राफ अगर हम लोग रफली अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो सेंटर कहाँ पे आएगा, 0,0 पे सेंटर आएगा इसका, ठीक है। और ये y के साथ माइनस में है तो इस तरीके से खुलेगा, ये इस तरीके से खुलेगा। और ये दोनों वर्टेक्स हो जाएगा, तो वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो वर्टेक्स सेंटर से कितने दूरी पे, 3 दूरी पे, तो यहाँ से 3 की दूरी पे कोऑर्डिनेट कितना आएगा 3,0 और यहाँ से 3 की दूरी पे कितना
3,0, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने का आपको, है ना। अभी जैसे कि एक और एग्जांपल कर लेते हैं, -x²/4² प्लस y²/2² = 1। ठीक, तो अब जरा देखो, ये माइनस में आ गया तो ये हाइपरबोला है, तो ये x के साथ माइनस में है तो ये ऐसे ऊपर खुलेगा, ये ऐसे ऊपर खुलेगा। सेंटर कहाँ पे आएगा? 0,0 पे। इसके दो वर्टेक्स आ गए, ये वर्टेक्स कितना होगा? 2 डिस्टेंस पे यहाँ से, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 0,2 और ये कितना आ जाएगा? 0,-2। ये कुछ ऐसा ग्राफ, और सेंटर कौन सा? 0,0, ये हाइपरबोला। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट बात और ऐसा है कि हमने ये जो लिखा हाइपरबोला, हमने ये हाइपरबोला लिखा x² a² माइनस y² b² = 1। तो अगर इफ a = b आ गया, अगर a = b आ गया तो कैसा बन जाएगा? ये x² a² y² b² = मान लो a = b, a² = 1, यानी x² माइनस y² a², दिस इज इक्वल टू 1, x² माइनस y² = a²। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये सर्कल नहीं है, सर्कल में यहाँ पे प्लस रहता है, ये माइनस हुआ ना। तो अगर हमारे पास ये हाइपरबोला है x² a² माइनस y² b², अगर a = b हो गया तो कैसा इक्वेशन बन गया? ऐसा। तो अगर a = b हो जाता है तो जो हाइपरबोला बनता है उस हाइपरबोला को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि फॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला a = b। ठीक है, a = b बोलेंगे। अब इसका जो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ किया था? कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। सेंटर हमने ले लिया था 0,0 पे, है ना, और ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स आया था, मान लेते हैं a', इसका था कितना? a,0 और ये कितना? -a,0। इधर कहीं पे आ जाएगा मान लो b और b'। b का हम लोग कोऑर्डिनेट कितना लेंगे? इसको हम लोग लेंगे 0,b पे, यहाँ से 0,b पे, और यहाँ से 0,-b पे। हमने ऐसे लिख दिया। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा सेंटर, ऐसे दो वर्टेक्स आएंगे, तो जिसपे वर्टेक्स आएगा x पे, तो वर्टेक्स x पे आ रहा है तो सेंटर से a डिस्टेंस पे a,0 आया। तो ये जो a' है इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। कैसे इलिप्स में था तो उसको हम लोग बोल रहे थे मेजर एक्सिस और उसको बोल रहे थे माइनर एक्सिस। यहाँ पे मेजर माइनर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जिसमें वर्टेक्स लाई करेगा, तो वो जो आएगा a' उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये जो b' आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एक्सिस। इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। इतना ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इफ a = b, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना आया? इसका लेंथ आ गया 2, और इसका लेंथ कितना आ गया? इसका लेंथ आ गया 2b। तो अगर a = b हो जाएगा तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा हाइपरबोला जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ दोनों इक्वल हो उसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होगा? ये जो अपना जनरल हाइपरबोला है, जनरल हाइपरबोला में क्या a² b² दोनों अलग अलग है, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में दोनों सेम हो जाता है, कुछ ऐसा। लेकिन इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, कोई अलग से डिफरेंट नहीं आएगा। बस इसका जितना डिस्टेंस आएगा ट्रांसवर्स का उतना ही कॉन्जुगेट का भी डिस्टेंस आएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाएगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग शिफ्ट करके भी लिख सकते हैं, इसी में हम लोग शिफ्टिंग भी करके लिख सकते हैं। जरा देखिए, अगर सपोज करो कि ऐसा आ गया आपके पास x - x0² बाई a² y - y0² बाई b² = 1 आ गया। तो जब इस टाइप में आ गया तो इसका मतलब ही क्या है? ये हाइपरबोला ही है, लेकिन अभी जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ पे चला गया है? सेंटर चला गया है x0,
एक्स नॉट और वाई नॉट पे, है ना। और ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना रहेगा, उसका लेंथ रहेगा 2a, और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ कितना रहेगा, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ रहेगा 2b। बस सिंपल। जैसे कि एक एग्जांपल कर लेते हैं, मान लीजिए x माइनस 1 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर माइनस y माइनस 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, हाइपरबोला है। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं हाइपरबोला। सेंटर कहाँ पे, 1, 2 पे। तो मान लो x में 1 है ये, और ये y में 2 है, ठीक। मान लो ये x में 1 है और ये y में 2 है, तो यानी कि यहाँ पे सेंटर आया, है ना। तो अब देखिए y में माइनस है तो ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, इसके दो वर्टेक्स आएंगे। वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, एक सेंटर से 4 की दूरी पे, तो एक तो पहले से ही है, और यहाँ से 4 की दूरी पे जाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे 5 आ जाएगा। और एक कितना आएगा, इधर 4 पीछे, तो ये 1 है, इधर से 4 पीछे जाएंगे तो कहाँ पे चले जाएंगे, -3 पे चले जाएंगे, यानी कि -3,0, यानी कि एक ऐसे, और ये कुछ इस टाइप में इसका ग्राफ बन जाएगा रफली। तो बस हम लोग शिफ्टिंग करा करके ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, और ए और बी दोनों सेम हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ठीक है। इसमें एक और जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है, अलग टाइप का एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू के और सी लिख देते हैं। अगर x इंटू वाई सी आया, x इंटू वाई क्या आ गया, सी आया, तो ये भी क्या है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। एक्स वाई इक्वल टू सी दैट इज ऑल्सो अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिख दिया एक्स वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू 4, इट रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप बोलोगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो हमने तो पढ़ा था कि ए और बी होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यहाँ तो ए और बी गायब हो गया तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे हो गया। ये वही चीज है, लेकिन क्या किया गया है कि हाइपरबोला को घुमा दिया गया है। अभी जैसे कि देखिए कि मान लो कि हमने ये एक हाइपरबोला लिया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हमने ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिया। ऐसा करते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ऐसे घुमा देते हैं, घुमा देंगे तो जैसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को घुमा देंगे इसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा, शेप वही रहेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो कि ये सर्कल है तुम्हारे पास, है ना, इस शेप का, और इसका रेडियस r है, ये सर्कल है आपके पास, इसका रेडियस r है, और ये शेप ऐसा है, सेंटर 0,0 है। तो अभी इसका इक्वेशन कैसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, हमने ये लिख दिया। अब इसी सर्कल को उठा के हम कहीं और पे रख देंगे तो अब सर्कल का इक्वेशन चेंज हो जाएगा ना, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन है तो वही सर्कल। तो वही बात है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ले रहे थे जिसमें ए और बी सेम मान रहे थे, वही चीज है ये, लेकिन बस किया गया है कि हाइपरबोला को ऐसे घुमा दिया गया है 45 डिग्री से। 45 डिग्री से ऐसे जब रोटेट कर देते हैं तो इसका इक्वेशन बदल जाता है, और इसका इक्वेशन बदल के कुछ ऐसा आ जाता है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। तो फिलहाल आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जब एक्स वाई इज इक्वल टू सी है तो दैट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बोलेंगे। तो इसका जो ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस टाइप में बनता है, ऐसे और ऐसे, मतलब कि जो ग्राफ ऐसे और ऐसे था, जब उसी को हम लोग ऐसे घुमा देंगे तो इधर और उधर हो जाएगा। किसके लिए, अगर ये C पॉजिटिव रहा तो, C अगर क्या रहा, पॉजिटिव रहा तो, नहीं तो अगर C नेगेटिव है तो ऐसे और ऐसे ग्राफ बनेगा। किसके लिए, अगर C क्या है, नेगेटिव है तो। इतना ध्यान में रखने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, बोल दिया गया एक्स वाई इज इक्वल टू 4, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा रेक्टेंगुलर। 4 है, कांस्टेंट है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा अप्रोक्सीमेशन में। तो फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि एक्स वाई अगर टू कांस्टेंट है तो वो हाइपरबोला। अगर मान लो बोल दिया एक्स वाई इज इक्वल टू -1, निगेटिव में आ गया तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन ग्राफ कुछ ऐसा, और ये दोनों एक जैसा होता है, आइडेंटिकल, ये दोनों एक जैसा होगा आइडेंटिकल, ये कुछ इस टाइप में, सेम चीज है ना। ठीक, तो इसका भी सेंटर हम लोग कितना लेंगे, एक्स वाई इक्वल टू सी का भी सेंटर कितना लिया जाता है,
ये 0,0 ही लिया जाता है, 0,0 ही लेते हैं, 0,0 के अबाउट ऐसे खींचेंगे, चलेगा। तो ये अपने पास बेसिक ग्राफ है जिसका हम लोग को आगे यूज पड़ेगा। तो ये सारे ग्राफ आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। इन सारे चीजों को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन डिटेल में पढ़ते पढ़ते आपका 11वीं कंप्लीट होकर के 12वीं में जाओगे तब जाकर के पूरा डिटेल समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले ही ये सब यूज होने लगता है। तो इतना बेसिक ग्राफ अगर आप माइंड में रखते हो तो आपको फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन में और केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन में जब ग्राफिकल अप्रोच लिया जाएगा तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ओके।